को क्या कहेंगे, हमारा जो जेनजी है हाँ, जेनजी के लिए मेरे पास बहुत अच्छा पैगाम है। हाँ, देखिए जेनजी के लिए ये है कि वो पैदा होते ही माएँ उनके हाथ में ना कोई मोबाइल या हाँ, टैब वगैरह कुछ ना कुछ पकड़ा देती हैं। हाँ। तो वो इस चीज़ से बाहर निकलें, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपना माहौल देखना। जी, और शाइस्ता हसन के साथ बैठे हैं हमने। उसकी इब्तिदाई ज़िंदगी पाकिस्तान में लेक्चरशिप, फिर पीटीवी एंकर, फिर यहाँ से उसकी पीएचडी शुरू की, नॉर्वे शिफ्ट हो गई। नॉर्वे में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में उसने मास्टर किया और अब दोबारा पीएचडी कर रही हैं इन्वायरमेंटल कार्बन क्रेडिट में। तो आई उससे अपनी जो हमारी गुफ्तगू है आगे चलाते। तो शाइस्ता, कैसे लगा आपको जब आप वहाँ की रेगुलेशंस पॉलिसीज को देखते हैं और आप पाकिस्तान की यहाँ पे, आपको दोनों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप वहाँ पे का ऑलमोस्ट, आप कितनी साल रही वहाँ पे भी? तकरीबन 22-23 साल। 22-23 साल वहाँ पे जी, रहे। यहाँ पे पाकिस्तान को भी आपका जॉब का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन। जी हाँ। कैसे देखते हैं, क्या इश्यूज है मेनली? हमारे कोई डीएनए में खराबी है या? असल में वहाँ पर आप कह सकते हैं कि सब कुछ कंप्यूटराइज़्ड है। अच्छा। तो अगर जैसे मैंने नॉर्वे में जिस दिन पहला कदम रखा हाँ, या यहाँ से जो वीज़ा प्रोसेसिंग हुई, तो मेरी सारी मालूमात जो है वो उनके कंप्यूटर में स्टोर हो गई। ठीक। अब अगर मुझे जॉब के लिए जाना है, तो मुझे कोई बहुत लंबी-चौड़ी लाइनों में नहीं लगना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ़ अपना पर्सनल नंबर बताना है और मुझे अगर मेरी कैपेसिटी है उस जॉब के लिहाज़ से, तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ठीक है? अगर मैंने डॉक्टर के पास जाना है, तो मैंने सिर्फ़ अपना पर्सनल नंबर बताना है और उसके अंदर मेरी तमाम जो हिस्ट्री हेल्थ पड़ी की होती हिस्ट्री है, वो पड़ी हुई है और डॉक्टर को फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसको क्या-क्या शिकायत हैं और जब मैं उसको अपनी कोई नई बीमारी या पुरानी ही बीमारी बताती हूँ, तो वो उसके हिसाब से मेरा फ़ौरी तौर पे इलाज शुरू कर देगा। तो इसी तरह से ये जो पॉलिसीज़ हैं एनवायरनमेंट की या तो उसमें भी ये है कि देखिए ना नॉर्वे में एक जो मिनिस्ट्री है वो वहाँ पे इदारों को फ़ौक़ियत दी जाती है। इदारे जो हैं वो अपना-अपना काम कर रहे हैं, अपनी-अपनी जगह पे रह के। तो उससे फिर आपको ये नहीं करना पड़ता कि फ़लाँ चीज़ के लिए आपने उस डिपार्टमेंट जाना है, फिर वहाँ से पेपर्स लेके आपने यहाँ पर जाना है। आप कह सकते हैं कि वहाँ पर वन विंडो ऑपरेशन है। है। हर चीज़ के लिए वहाँ पर वन विंडो ऑपरेशन है। ठीक। उसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं होना पड़ता। तो आप जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में तो जैसे आपने गाड़ी की जो है रजिस्ट्रेशन वो एक जगह से करवाई, उसकी टैक्सेशन कहीं और हो रही है, उसका मतलब मुख्तलिफ मराहिल हैं हर ठीक, चीज़ ठीक, के ही। ठीक। तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं है। तो कैसे समझते हैं आपकी जो इन्वायरमेंट का के इश्यूज है पाकिस्तान की, या क्लाइमेट चेंज की, कौन से मेजर इशू आप देख रही हैं? पाकिस्तान में एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं हम्म। और अब जैसे अगर हम क्लाउड बर्स्ट वन का टू थ्री से ले लें तो आप कौन सी प्रायोरिटाइज? फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, जिस तरह सर्दियों में लाहौर वगैरह आपकी देखते हैं। हाँ जी, बल्कि अभी परसों एक रिपोर्ट आ गई कि 2025 में अपनी पूरी दुनिया में टॉप कर दिया हाँ जी। एयर पोल्यूशन के ये उसमें। वैसे बड़ी हैरत अंगेज़ बात है क्योंकि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने तो इतने ज़्यादा और मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है वहाँ पर। हाँ, इस बार जब मैं लाहौर गई हूँ तो उसकी फ़ज़ा ही बदली हुई थी। हाँ, मतलब पॉल्यूशन का तो मुझे कहीं दूर-दूर तक नाम-निशान नहीं नज़र आया। बड़ा साफ़-सुथरा लाहौर था और उन्होंने बल्कि मुझे जो उनका कंट्रोल सेंटर है, हाँ। उसका भी विज़िट करवाया और वहाँ देख के मैं हैरान रह गई कि जो बिन्स वग़ैरह बिन कलेक्टर्स हैं या जो कलेक्टर कंपनी है वो बाकायदा हर बिन कलेक्टर का जो भी शिफ्ट पर मौजूद होती है लेबर उसका शनाख्ती कार्ड भी होता है, उसकी तस्वीर भी होती है और बताया जाता है कि इसने बिन इस टाइम पे यहाँ से कलेक्ट किया है। तो इस वक्त तो अगर देखा जाए तो सुबह पंजाब की सूरत हाल जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। ठीक। तो उस लिहाज से तो मैं ये कहूँगी लेकिन देखिए किसी दिन अगर जैसे आपकी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई है किसी वजह से शायद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी या वहाँ पर कोई धुआंधार गाड़ी वहाँ से गुजरी थी और उस टाइम पे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना हाई चला गया कि ऐसा हो सकता है लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बार लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना रहा हो।
तो आपके ख्याल में इम्प्रूवमेंट हो रही है? इम्प्रूवमेंट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। चलिए शुक्र है, किसी चीज़ में तो इम्प्रूवमेंट हाँ, हो बल्कि रही है। मैंने वहाँ पर जगह-जगह जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के बैनर्स भी देखे कि ये बिल्डिंग जो है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के इन रूल्स रेगुलेशंस को पर अमल करते हुए और मतलब उसको अप्रूवल दी हुई थी कि ये ठीक काम कर रहे हैं। क्योंकि वही बात है कि जब हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है तो वो जैसे कहते हैं ना कि ओपन एयर थिएटर चल रहा होता है। आपको पता चल रहा होता है कि आज इस जो बिल्डिंग है इसकी ये मंजिल बनी है, आज इसकी ईंटें लगी हैं, आज इसमें लेंटर डला है, हमें सब पता चल रहा होता है। जबकि आप जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पर चूँकि उन्होंने एक ग्रीन शीट चारों तरफ लगाई हुई होती है और उसको ढक के बनाया जाता है, उसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर है उसमें इज़ाफ़ा नहीं होता ना। और उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आपका बरकरार रहता है। तो यहाँ मैं लाहौर गई तो वहाँ पर मैंने यही देखा कि जगह-जगह जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिर ये कि मैंने धुआँदार गाड़ियाँ जो हैं उनकी तादाद बहुत कम देखी बल्कि ना होने के बराबर थी। तो अगर मतलब इस किस्म के मेजर्स हम लें तो ऑफ कोर्स शाइस्ता क्या देखते हैं हमारे यहाँ? अक्सर बच्चे बच्चियाँ इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल उसमें कौन से नए फील्ड इस वक्त जा रहे हैं, जिस तरह आप शूट होते हैं इन्वायरमेंट की कि आगे बच्चे बच्चे हमारे उसमें स्पेशलाइजेशन करे, उसमें निकल जाए, जिस तरह आपने एक बात की कि ये कार्बन क्रेडिट है, एमआरवी है, जी इस हाँ, तरह बिल्कुल। बाकी कौन से आपके जहन में आते हैं कि उन बच्चे जो है ना या बच्चियाँ हमारी उस तरफ निकल जाएं? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर हमारी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं ना वो इक्विप्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो बात ये है कि हमारी लेबॉर्ट्रीज़ को इक्विप्ड होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे तालीमी मराहिल ऐसे हैं जब स्टूडेंट्स आते हैं एमएस करने के लिए या पीएचडी के लिए, तो ऐसे मराहिल उनको पेश आते हैं कि वो कोर्स वर्क तो कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनके जो जैसे टॉपिक अप्रूवल है तो उनको इतने स्टेप बाय स्टेप 4-5 मराहिल से गुज़रना पड़ता है कि वो उसमें उनका तकरीबन 1 से डेढ़ साल 2 साल निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा हो कि यहाँ पर भी कोई वन विंडो ऑपरेशन हो कि ठीक है, आपका जो सुपरवाइज़र है और स्टूडेंट है, उनके अंदर एक एग्रीमेंट हो गया कि आपने ये काम करना है। तो फिर उसमें ये है कि इज़िली आप अपनी रिसर्च का जो टाइम है वो बचा सकते हैं या उसमें आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं रिसर्च वर्क में। बाकी ये है कि कौन-कौन से जो एनवायरनमेंट के इसमें शोबे कौन-कौन से हैं, तो उसमें ये है कि देखिए जैसे ग्लेशियर्स की प्रिज़र्वेशन है, ये बहुत बड़ा मसला है आजकल पाकिस्तान का। क्योंकि अगर जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग चलती जा रही है और हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो हर साल इस तरह से मेल्ट होते जा रहे हैं, तो वो वक़्त ज़्यादा दूर नहीं है जब हमें एक बहुत ज़्यादा बड़े फ्लड का सामना करना पड़ेगा। आप देखें अचानक से पाकिस्तान में इतने ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो ये सब क्या है? उसकी वजह ये है कि हम प्लांटेशन भी तो बहुत कम कर रहे हैं और अगर जो पहले से हमारे पास जंगल मौजूद है, हम उसी को काटते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि एनवायरमेंटल साइंस को बच्चों की क्लास 1 से उनके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, ताकि उनकी बेस ही वहाँ पर बनेगी। तभी वो इस काबिल होंगे कि वो सोचें कि हमारे मुल्क में कौन-कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जिन पर हमें काम करना चाहिए। देखिए शाइस्ता दो चीज़ें हैं, एक तो हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करते हैं, एयर क्वालिटी, वाटर एटसेट्रा। एक हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं जी, जी, जी। तो हम कहते हैं कि जी डिस्पाइट हमारे ये सारे इल मैनर्स के हम इतनी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट तो रिलीज नहीं करते जितना हुँ। हम नुकसान उठाते हैं जी हाँ। एज कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे तो है। क्या आप समझती हैं कि द डेवलप्ड वर्ल्ड इज डूइंग देयर पार्ट? लेकिन एक हाँ, ये इम्पैक्ट तो बात है। सारे ग्लोब का एक ही है। अब जिस तरह रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत सारे क्योटो प्रोटोकॉल और उससे निकल रहा जी है, हाँ, बहुत बिल्कुल। सारे रेगुलेशन वापस कर रहे हैं, हालांकि इसमें वहाँ कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखें तो हम लेस देन 1% एग्जैक्टली पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि पाकिस्तान वल्नरेबल कितना है तो 5th मोस्ट वल्नरेबल बिल्कुल। कंट्री है। तो उसकी वजह यकीनन ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कि उनकी जो
ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं जो इनकी पावर जनरेशन और दूसरी चीज़ें हैं, प्लांट्स जो लगे हुए हैं वहाँ पर, इंडस्ट्री इतनी है, उसकी वजह से जो ज़ाहिर है कि आपकी विंड्स का रुख भी होता है, फिर उसके बाद आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे बड़ा इशू इस वक्त है। तो उसके लिए फिर ये है कि एक क्लाइमेट फाइनेंस का सेल बनाया गया है यूएनएफसीसी के अंडर, और हर मुल्क में ही एक ये क्लाइमेट फाइनेंस का सेल है। तो लेकिन ये कि हमें उतना हिस्सा मिल नहीं रहा जितना हम बर्दाश्त कर रहे हैं, जितना हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उतना हमें सब कुछ मिल नहीं रहा कि हम अपनी क्लाइमेट को ठीक कर सकें, या हम अपनी जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक कर सकें। लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि अगर हम, जिसे कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि अगर हम उसकी वजह से अपनी खुद भी कुछ करें उठ के, हमें उठ खड़े होना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है कि अगर हम आज कुछ करेंगे तो हमें कल उसका फल मिलेगा। आज हम दरख्त लगाएंगे तो वो 10 साल के बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर करने का अमल है वो उसका शुरू होगा। तो बजाय इसके कि हम दरख्त काट रहे हैं, अगर दरख्त काट रहे हैं तो फिर उसकी जगह लगा भी रहे हैं कि नहीं, तो हमें अपने अमाल जो हैं उनको मतवाज़न करना होगा। शाइस्ता क्या सीखा जिंदगी से? एक ज़िंदगी लंबा से सफर यहाँ से, पाकिस्तान से, नॉर्वे से बैक, क्या है और क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी खवातीन को? मैंने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है आज तक वो ये है कि इंसान को हर वक़्त जहाँ है, जिस कैपेसिटी में है, उसको कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक तामीरी सोच, एक आपका जो तामीरी अमल है, वही आपको आगे बढ़ने में मदद देता है। अगर हम कोई भी आपको मसला दरपेश आता है और आप ये सोचकर बैठ जाते हैं कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगा, तो कोशिश जो है ना उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, मतवातर कोशिश करते रहना चाहिए। बाकी जो हमारी ख़वातीन हैं, उनके लिए पैगाम यही है कि जिस हद तक हो सके वो अ, तालीम हासिल करें, सबसे पहली बात तो ये है। और फिर उसके बाद ये कि तालीम हासिल करने के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो घर बैठ जाती हैं कि ठीक है अब हमने बीए कर लिया है तो अब हमारा ब्याह हो गया है और ख़त्म। नहीं, मेरा ख़्याल है कि आपको सारी ज़िंदगी ना तो तालीम के दरवाज़े अपने ऊपर बंद करने चाहिए और ना ही अमली ज़िंदगी में दाखिल होने से घबराना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ इस वक़्त पाकिस्तान में 50% जो है, वो ख़वातीन हैं। Yeah. तो अगर 50% हिस्सा जो है वो नकारा कर देंगे, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मतलब आपके 2 हाथ हैं, 2 हाथ में से सिर्फ़ एक ही हाथ काम करता रहेगा तो, और दूसरा हाथ अगर ऐसे आराम से बैठा होगा, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहती कि जो घरों में ख़वातीन बैठी हुई हैं वो कोई काम नहीं करती, ज़ाहिर है कि वो घर सँभालती हैं। लेकिन घर सँभालने के साथ-साथ अगर मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन जो हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ़ में आना चाहिए, और जो मर्द हज़रात हैं उनको घर में ख़वातीन का हाथ बटाना चाहिए। क्योंकि दोनों जो हैं वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, तो मिल-जुल कर ही ये सब कुछ चलता है। क्या इरादे हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज में पीएचडी करके एमआरवी सिस्टम में आगे किस फील्ड में निकलना चाहती है? नॉर्वे में ऐसे है कि वहाँ पर मैं एक है मिलियो दी ग्रुने, यानी कि ग्रीन सोसाइटी, वहाँ पर एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और इरादा यही है कि उसके साथ, क्योंकि मैं उसकी मेंबर हूँ काफ़ी अरसे से, तकरीबन 15-20 साल से, तो उनके साथ ही मिलकर और फिर उसके बाद कुछ करना है। चलिए, थोड़ा बहुत तो हमें अंदाजा हो गया कि आगे आपकी इरादे की है, अल्लाह कामयाब करे। और इंशाल्लाह। यकीनन इस मुल्क के लिए बड़े फ़ख्र से आज भी अगर आप देखते हैं कहीं पे इंग्लैंड में, अमेरिका में, जी, जी। अगर हमारे पाकिस्तानी मर्द या ख़वातीन कोई अपनी पोजीशन हासिल करते हैं तो सबके लिए फ़ख्र का मकाम है। जी। यंग जनरेशन को क्या कहेंगे? हमारा जो जेन ज़ी है हाँ, जेन ज़ी के लिए मेरे पास बहुत अच्छा पैगाम है। हाँ, देखिए जेन ज़ी के लिए ये है कि वो पैदा होते ही माएँ उनके हाथ में ना कोई मोबाइल या हाँ, टैब वग़ैरह कुछ ना कुछ पकड़ा देती हैं। हाँ, तो वो इस चीज़ से बाहर निकलें। क्योंकि उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपना माहौल देखना। ये जो हम मोबाइल पर देख रहे होते हैं और एक मस्नूई दुनिया में जी रहे होते हैं ना, हाँ, इससे आप अपनी असल जो दुनिया है उसके अंदर जीना सीखें। हाँ, और मैं तो ये कहूँगी कि माएँ जो हैं इस वक़्त की, जेन ज़ी को वो जनरेट करने में उनका बड़ा किरदार है, तो
उनको चाहिए कि वो भी फेसबुक और सोशल मीडिया की लाइफ से निकलकर अपने बच्चों को असल लाइफ में जीना सिखाएं। आप तो देखिए ना, एक टीचर लेक्चरर भी रही हैं, फिर आप टीवी पे एंकर रही है, तो सोशल मीडिया और आप में वो सारी सलाहियतें हैं, जी जी क्या एक रोल नहीं प्ले करती? जो आपने कहा कि फेसबुक या हाँ ट्विटर या ये चीज़ें, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, आजकल तो एजुकेशन का एक जरिया यही बन रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें सोशल पॉजिटिव यूज ऑफ द सोशल ये मीडिया। मस्बत आपकी सोच है। लेकिन देखिए, अगर आप दिन के आपके पास जो 24 घंटे हैं उसमें से तकरीबन 7-8 घंटे तो हम सो के गुजार देते हैं, कुछ टाइम ज़ाहिर है इधर-उधर की। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस वक्त जो जेनज़ी है और उनकी जो माएँ हैं, उनका सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो मोबाइल पे गुजर रहा है। तो एक शायद आपने लतीफ़ा सुना हो कि एक दिन लाइट चली गई और उसकी वजह से इंटरनेट भी उड़ गया। तो सब लोग जो हैं ज़ाहिर है अपने-अपने मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह छोड़ के और ड्राइंग रूम में आके बैठ गए और वो कहने लगे, अरे! हमें तो आज पता चला है कि हमारे इर्द अच्छे लोग होते हैं। बहुत अच्छे लोग थे जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई। तो हम तो अपने घरवालों से ही नहीं मिल पाते ना। मेरे ख्याल से आप अगर उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जिसे कहते हैं ना, आप कह रहे हैं कि रोड मैप है, हमारी तालीम का ज़रिया है, अगर हम उसको सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें और ये कि अपनी असल दुनिया में जीना सीखें, तो फिर ये शाइस्ता, ज़्यादा थैंक यू वेरी बेहतर है। मच। व्यूअर्स, आपने बहुत अच्छी बातें सुनी इन्वायरमेंट के बारे में, ख़वातीन के लिए मैसेज, और क्रक्स ऑफ द मैटर यही था कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जहाँ भी जिस पोजीशन में हो, आपको कुछ ना कुछ करना है। मॉडर्न जो हमारी सोशल मीडिया है, इसका इस्तेमाल करें, बट बकदरे ज़रूरत हुँ, अपनी पॉजिटिविटी को याद रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें। विद दीज वर्ड, थैंक यू वेरी मच शाइस्ता टू बी आपका विद बहुत अस। शुक्रिया। थैंक यू।